हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। और दूसरा कथन, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन से ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी केवल दो। दांडी मार्च मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया। इसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। और दूसरा कथन, इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए केवल एक। बीते दिनों मशहूर कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। आपको बता दें कि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इसलिए कथन एक सही है। भारत में हरित क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई थी, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वर्ष 1967-68 और 1977-78 की अवधि में हुई हरित क्रांति के दौरान भारतीय कृषि में अधिक उपज देने वाले बीज किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल शुरू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इस क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूस्खलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें ढलान की गति के केवल 4 तरीके शामिल हैं, गिरना, खिसकना, फैलना और बहना। दूसरा कथन, ये केवल प्राकृतिक कारकों से होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में इसरो द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूमि धंसने और हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन बढ़ने के कारण जानने के लिए अध्ययन किया गया। आपको बता दें कि भूस्खलन या लैंडस्लाइड एक भूवैज्ञानिक घटना है। ये चट्टानों, मलबे अथवा पृथ्वी की शैलों की ढलान से नीचे खिसकने की प्रक्रिया है। भूस्खलन शब्द में ढलान की गति के 5 तरीके शामिल हैं, गिरना, पलटना, खिसकना, फैलना और बहना, इसलिए कथन एक सही नहीं है। भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही ढलानों पर घटित हो सकते हैं। ये प्राय भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधि, मानव गतिविधि जैसे निर्माण या खनन और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से होता है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। सोशल बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये बॉन्ड एक प्रकार का वित्तीय साधन या निवेश माध्यम है जो परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु केवल केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा कथन, इसे सामाजिक प्रभाव बॉन्ड या एसआईबी के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। हाल ही में नाबार्ड ने 5 साल के सोशल बॉन्ड के जरिए लगभग 1040 करोड़ रुपए जुटाए हैं। सोशल बॉन्ड एक प्रकार का वित्तीय साधन या निवेश माध्यम है। ये बॉन्ड सरकारों, कंपनियों या संगठनों द्वारा किसी विशिष्ट सामाजिक या पर्यावरणीय उद्देश्य वाली परियोजनाओं या पहलों हेतु पूंजी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे सामाजिक प्रभाव बॉन्ड या एसआईबी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। इसके तहत योग्य सामाजिक परियोजनाओं में शामिल हैं किफायती बुनियादी ढांचा, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, किफायती आवास आदि। इस प्रकार विकल्प भी सही है। चलिए अगला सवाल। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना यानी रोड टेप किस मंत्रालय की पहल है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। हाल ही में रोड टेप योजना मौजूदा निर्यात वस्तुओं पर लागू समान दरों के साथ 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। रोड टेप का पूरा नाम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स यानी निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की योजना है।
इसे 1 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया था। ये योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निर्यातित उत्पादों के उत्पादन और वितरण के दौरान लगने वाले शुल्कों एवं करों में छूट देकर निर्यातकों को व्यापक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत छूट निर्यात के FOB यानी फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य के अनुमत प्रतिशत के आधार पर दी जाती है और हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप या ई-स्क्रिप के रूप में जारी की जाती है। इसका विवरण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा एक डिजिटल बही खाते में रखा जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैगहॉर्न कोरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह आमतौर पर मूंगा चट्टानों पर साफ उथले पानी में पाया जाता है। और दूसरा कथन, इनकी कॉलोनियां सुनहरे भूरे रंग की या सफेद सिरों वाली हल्के भूरे रंग की होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में स्टैगहॉर्न कोरल जीनोम अध्ययन से इनके रोग प्रतिरोध मार्करों का पता चलता है। आपको बता दें कि स्टैगहॉर्न कोरल आमतौर पर बहामास, फ्लोरिडा और कैरेबियन में मूंगा चट्टानों पर साफ उथले पानी में पाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इनकी कॉलोनी सफेद सिरों के साथ सुनहरे भूरे या हल्के भूरे रंग की होती हैं और उन्हें अपना रंग शैवाल से मिलता है जो उनके ऊतक के भीतर रहते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। ये विशेष रूप से सफेद बैंड और सफेद प्लेग के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली पिग्मी हॉक की IUCN स्थिति क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट या फिर इंडेंजर्ड? तो जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाल ही में पश्चिमी असम के मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में कैप्टिव ब्रेड वाले 18 पिग्मी हॉक छोड़े गए हैं। पिग्मी हॉक दुनिया में जंगली सूअर की सबसे छोटी और दुर्लभ प्रजाति है। ये एक संकेतक प्रजाति है क्योंकि इसकी उपस्थिति इसके प्राथमिक आवास, ऊंचे और गीले घास के मैदानों के स्वास्थ्य को दर्शाती है। वर्तमान में भारत में इसकी व्यवहार्य आबादी असम के मानस टाइगर रिजर्व में है। इसकी IUCN स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट कुकीज शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें टेक्स्ट फाइलों में उपयोगकर्ताओं के बारे में थोड़ी मात्रा में डेटा शामिल है। और दूसरा कथन, ये केवल 2 प्रकार का होता है, यानी सेशन कुकीज और सिक्योर कुकीज। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में भारत में डिजिटल गोपनीयता नियमों के संबंध में इंटरनेट कुकीज को समाचारों में देखा गया था। आपको बता दें कि कुकीज में टेक्स्ट फाइलों में उपयोगकर्ताओं के बारे में थोड़ी मात्रा में डेटा होता है जो वेबसाइट की मेमोरी की तरह काम करता है, इसलिए कथन एक सही है। वेबसाइट इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं और उनके उपकरणों की पहचान के लिए करती है जो इन कुकीज को भी संग्रहित करती है। इंटरनेट कुकीज 3 प्रकार की होती हैं, सेशन कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज और सिक्योर कुकीज, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। जब भी कोई उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर जाता है तो कुकीज उसकी पहचान करती हैं और उसे प्रासंगिक जानकारी दिखाती हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। पिंक बॉलवॉर्म या PBW के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला भी कहा जाता है। और दूसरा कथन, ये मुख्य रूप से कपास की फसल पर आक्रमण करता है। इनमें से कौन से कथन सही है? सही है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। पिंक बॉलवॉर्म ने उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में कपास के खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि पिंक बॉलवॉर्म एक कीट है जो कपास की खेती में हानिकारक है। इसे पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कथन एक सही है। ये एशिया का मूल निवासी है परंतु विश्व के अधिकांश कपास उगाने वाले देशों में पाई जाने वाली एक आक्रामक प्रजाति बन गया है। इसे दुनिया भर में कपास पर संभवतः सबसे विनाशकारी कीट माना जाता है। कपास की बात करें तो ये खरीफ की एक फसल है और इसकी खेती के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी 3 मुख्य प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है। ये है एशिया कॉटन, इजिप्शियन कॉटन और अमेरिकन अपलैंड कॉटन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चित इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संचार मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? तो आंसर है ऑप्शन बी, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री ने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली यानी IGMS 2.0 लॉन्च किया है। आपको बता दें कि IGMS 2.0 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक पहल है। इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 डैशबोर्ड प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद IIT कानपुर द्वारा लागू किया गया है।
ये डैशबोर्ड दर्ज की गई और निपटाई गई शिकायतों, राज्यवार एवं जिलावार दर्ज की गई शिकायतों और मंत्रालयवार डेटा का त्वरित सारणीबद्ध विश्लेषण प्रदान करता है। ये अधिकारियों को शिकायत के मूल कारण की पहचान करने में भी मदद करेगा, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में चर्चित नूर 3 सैटेलाइट का विकास किस देश ने किया है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब या फिर डी ईरान। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।